मुल्क के 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। इलाहाबाद के बागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश मेहमान खाने के कमरे से पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक शाम 5:30 बजे के करीब महंत नरेंद्र गिरी की मौत का पता बागंबरी मठ को चला। मठ में महंत नरेंद्र गिरी के शागिर्दों ने उनकी लाश पंखे से उतारी। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के सदर होने के साथ साथ बागंबरी मठ के सरबराह भी थे। 2 बरस पहले अखाड़ा परिषद से वाबस्ता महंत आशीष गिरी की खुदकुशी से मौत हो गई थी। अखाड़ा परिषद से वाबस्ता संतों ने इस मामले की आला सतही जांच कराने का मुतालबा किया है। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को ज़मीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल ही महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी। मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा कर के मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ पूज्य महाराज जी का जाना। मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन यह समाचार सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। मैं भी एक तरह से उनका भक्त ही था, उनके बच्चे की तरह था। उन्होंने सदैव मुझे बहुत प्यार और स्नेह। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में लिया है। खुदकुशी नोट में आनंद गिरी के नाम का जिक्र है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी ने कुछ इस तरह अपने रद्दमल का इजहार किया था।
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के। महंत महेंद्र नारायण गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इसमें साजिश की बू आ रही है। उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुतालबा किया कि वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराएं। भी सुना कि नरेंद्र गिरी जी महाराज ने आत्महत्या कर लिया है। बहुत ही दुख की बात है। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे पैर के नीचों की तो ज़मीन नहीं खिसक गई। बहुत दुख की बात है। हमेशा संत समाज के लिए वो लड़ने वाले थे। बहुत जितने भी भारत में फर्जी संत हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जो है सीबीआई जांच का आदेश देंगे और इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे कुछ षड्यंत्र की भी बदबू आ रही है और ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता लगेगा पूर्ण रूप से। महाराज श्री जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज हम सबके बड़ा हितैषी थे, हमारे मित्र थे। उनका जाने का बहुत ही गम है, दुख है, बहुत कष्ट है, जिनको शब्दों। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी जमातें 2022 असेंबली इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी हैं। इसी ज़िम्न में आज रियासती वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में आवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि गुज़श्ता 4 सालों में रियासत में एक भी फ़र्क़ा वाराना फसाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों में गरीबों के राशन का लूट खसूट होता था, लेकिन अब हर मुस्तहक़ तक राशन पहुँच रहा है। योगी ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत के आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें चला रही हैं। जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो विकास के लिए समर्पित सरकार बनती है। आज गरीबों को आवास मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या ये सपा की सरकार के समय भी होता था? क्या फ्री में राशन सपा की सरकार के समय मिलता था? क्योंकि वहां पे तो जनता का राशन हड़पने वाले लोग ज्यादा थे। वहां देते कैसे? देखो हड़पने वाले थे। क्या मोहन जी की सरकार के समय में ये होता था? आइंदा साल असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में सियासी जमातों की सरगर्मियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं। यूपी में इलेक्शन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मगरबी यूपी के मेरठ से अपनी सियासी मुहिम की शुरुआत का ऐलान किया है। 29 सितंबर को मेरठ में प्रियंका गांधी की रैली के साथ कांग्रेस यूपी इलेक्शन 2022 मुहिम का आगाज करने जा रही है। प्रियंका गांधी की रैली को मेरठ में कामयाब बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी तैयारियों में जुट गई है। ताहम कांग्रेस कमेटी के मकामी जिम्मेदारों और लीडरों का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत के इशारे पर जिला इंतजामिया के अफसरान इस रैली को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और शहर में रैली के लिए जगह देने में आनाकानी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी उसी को नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की और अपने नेताओं की उसी प्रदर्शन पर चलकर मेरठ की तारीखी इनकलाबी सरजमीन से आगाज़ कर रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता को मुक्त कराने के लिए। हमें खुशी है मेरठ के लोगों को कि मेरठ से प्रियंका गांधी जी इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये चुनावी अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन का अभियान होगा। 2022 में जो हमारी सरकार बनेगी, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या काम करेगी। इंतजाम पूरी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है ग्राउंड। कुछ प्रशासन की तरफ से हमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम
ये कहना चाहते हैं। प्रशासन, ये सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रशासन को ये चाहिए कि वो हमारी इस रैली के अंदर जिस तरह से हम भाग रहे हैं कल से जिलाध्यक्ष और मैं महानगर अध्यक्ष, परमिशन नहीं मिल रही, अधिकारी नहीं मिल रहे, उस तरह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे अमली इंतखाबात का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पार्टियों की सरगर्मियों में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली आम आदमी पार्टी इस मरतबा उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाने जा रही है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। पार्टी की जानिब से कुछ असेंबली हलकों में पार्टी ने मुजव्वजा उम्मीदवार बनाए हैं, जिसमें अलीगढ़ शहर असेंबली से मोनिका थापर को जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने पार्टी के लीडरान के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तरजीहात से वाकिफ करवाया। वहीं आम आदमी पार्टी के शहर सदर नदीम अंजुम का कहना था कि जिस तरह हमारी पार्टी दिल्ली में आवाम के लिए तरक्याती काम कर रही है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आवामी काम किए जाएंगे और हमारे लिए यहाँ बहुत वसी मैदान है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास दिखाया है, संभावित प्रत्याशी घोषित किया है और आगे चल के जो है इलेक्शन है, हम बेसिक मुद्दों पे काम करेंगे। क्योंकि अब तक हुई बहुत बार हमने सुना कि जी हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जी मन की बात नहीं होगी, मुद्दों की बात होगी। शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी, महिला सुरक्षा पे बात होगी, बिजली पे बात होगी, गड्ढों पे बात होगी, पानी पे बात होगी। हम बेसिक जो ज़रूरतें हैं उन पे काम करेंगे। यूपी का हाल देखें, रोजगार का पिछले 5 साल में एक भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, नौकरी पर नौकरियां जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों के निर्माण हो रहे हैं नाम के लिए। अब नाम के लिए यूनिवर्सिटी लगा दी। आप बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी बृजलाल ने किसी भी मुजरिम की मूर्ति नस्ब करने की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि साबिक रुकन पार्लियामेंट फूलन देवी के खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज थे और मामले अभी भी अदालत में ज़ेर समाअत हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अगर हम किसी अपराधी को, चाहे किसी भी बात का, फूलन देवी पर आरोप है, भी वो केस का फैसला नहीं हुआ है और मैं उसी समय 82 में जालौन में एसपी था, जिसके ऊपर 22 लोगों की हत्याओं का आरोप हो, वो खाली एक नहीं हो तो पूरे दुनिया में हुआ चला, जिसके ऊपर दर्जनों केसेज हो। अब उसको हम अगर जाति कोरोना के बाद से एएमयू की तालीमी सरगर्मियां मुतासर चल रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तालीमी सरगर्मियां मामूल पर आ रही हैं। आज एएमयू में बीटेक का दाखिला इम्तिहान मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात शरीक हुए। कोविड ज़ाब्ते पर अमल करते हुए एक कमरे में 50% तलबा को ही बिठाया गया। बगैर थर्मल स्क्रीनिंग के किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहान गाह में अंदर जाने नहीं दिया गया। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बीटेक का इम्तिहान हो रहा है, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और उसमें सारे प्रोटोकॉल जो कोविड का उसको ध्यान में रख के सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। जैसे जब बच्चा इंटर करता है तो उसका जो है थर्मल स्कैनिंग होती है, टेम्परेचर देखा जाता है, उसके बाद उसको सैनिटाइज़र दिया जाता है और उसके बाद किसी भी बच्चे को बिना मास्क के जो है अंदर एंट्री नहीं की जाती है। जहाँ तक कमरे का सवाल है तो कमरे में वो डिस्टेंस जो बताया गया उतना डिस्टेंस हम एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में मेंटेन करते हैं और हमारी इसीलिए जो है स्ट्रेंथ जो यहाँ नॉर्मल पीरियड में होती है उसकी तकरीबन 40 से 50% इस वक्त बच्चे ही यहाँ एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं नॉर्मल पीरियड में, जबकि उसके डबल जो है यहाँ पर इम्तिहान देते हैं या टेस्ट में बैठते हैं। आज़ाद फाउंडेशन और शोबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ में इब्न सीना अकेडमी में एंटीबायोटिक से तहफ़्फ़ुज़ मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान, शोबे फार्माकोलॉजी के उस्ताद प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान और चीफ मेडिकल अफसर के साथ दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। सेमिनार में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले मुज़र असरात पर तफसील से रोशनी डाली गई और बताया कि इंसान तकलीफ के वक्त गैर ज़रूरी तरीके से इन दवाओं का इस्तेमाल करता है, जो मुस्तकबिल में इसके लिए बहुत तकलीफदह साबित होती हैं और कोई बीमारी होने पर उसके इलाज में इस्तेमाल आने वाली दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। एंटीबायोटिक जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी इम्पॉर्टेंस और उसका रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम जो है
बेतहाशा उसको यूज़ करेंगे और जिस तरह से सारे सेक्टर्स में यूज़ करने लगे हैं, ख़ासतौर से फार्म हाउसेस में और फ़िश एक्वेरियम में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, तो उससे ज़ाहिर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है और प्रॉब्लम है इस तरह की जो एंटीबायोटिक वो लोग लेते हैं उसका मिसयूज़ और उसका ओवर यूज़ कितना इफ़ेक्टिव, मतलब कितना ज़्यादा नुकसानदेह है आज के दौर में। एक तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये एक स्लो पैंडेमिक है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के अंदर कि जब भी वो एंटीबायोटिक्स लें तो प्रॉपरली यूज़ लें, जो भी उनको प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर ने, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए उन्हें प्रिस्क्राइब किया है उतनी ड्यूरेशन के लिए वो लें। ये नहीं है कि बीच में वो छोड़ दें या अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लें। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के सेक्टर 11C ब्लॉक में कुत्ते को बेदर्दी से मार देने का मामला सामने आया। यह वाक़या 16 सितंबर को पेश आया, जिसमें एक खातून दरवाजे पर बैठे कुत्ते को जोर से धक्का मार रही है। खातून ने कुत्ते को लात मारकर जख्मी कर दिया और तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत हो गई। उसका CCTV फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में खातून के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जब डॉग को मारा तो उसके विद इन 30 मिनट्स के बाद ही वो डॉग मर गया। एंड वो रोज़ाना उस डॉग को मारती थी, पर वही है कि काफ़ी कम लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उसको वो बेसिकली वो एक पिल्ला था, 7-8 महीने का पिल्ला था वो, जिसको उसने मारा है। एंड उस लेडी का ये मानना है कि अगर कोई डॉग उसको छुएगा या उसके घर के आके बैठेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगी। एंड ये बहुत पुअर मेंटालिटी है। आई डोंट नो लोग अभी भी किस दुनिया में जी रहे हैं। और उसकी काफ़ी ब्रूटैलिटी रही है एनिमल्स के टूवर्ड्स। पहले भी हमें वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने जैसे बताया है कि पहले भी उसने जैसे पपीज़ को पॉइजन कर दिया था, और एक फीमेल डॉग थी उसको बोरे में बंद करके कहीं दूर फेंकाई थी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पैदाइश पर संपन्न हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अलीगढ़ में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 71 लोगों ने खून का अतिया दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा उनके 71 वर्ष पूर्ण होने पर 71 कार्यकर्ताओं को रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। ये 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे अब तक 35 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं और शाम तक टोटल 71 लोग इसको रक्तदान करेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस रक्तदान से मोदी जी के द्वारा जो उनके जन्मदिन पे हम जो सेवा एवं समर्पण अभियान कर रहे हैं, इस समर्पण के द्वारा लोगों के लिए इस खून की आवश्यकता जो कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। इससे लोगों की सेवा भी होगी। आज हम रक्तदान शिविर में आए हुए हैं, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया है। इससे जिन लोगों को खून की ज़रूरत होती है, जो लोग अपने किसी जानने वाले से खून नहीं दिलवा सकते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।